बिहार में आयुष मेडिकल ऑफिसर की बहुत जबरदस्त वैकेंसी आई है। आपके फॉर्म भरने से लेकर आपके सिलेक्शन तक की तमाम जानकारी मैं इसमें बहुत ही आसानी के साथ और बहुत ही डिटेल में आपको बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए। सबसे पहले एक चीज यहां पे बता दूं कि अगर इस फॉर्म भरने में फॉर्म के दौरान अगर आप किसी भी तरह की कोई गलती करते हैं, किसी भी तरह का कोई मिस्टेक हो जाता है और आप उसे फिर से एडिट करना चाहेंगे, तो ये ऑप्शन यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। इस वजह से फॉर्म भरने से पहले आपके पास सारी चीजें होनी चाहिए। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो तमाम चीजें आपको बताऊंगा। इसके अलावा किस तरह से फॉर्म भरना है वो भी चीजें यहाँ पे डिस्कस करनी है। तो सारी चीजों को आप आराम से देखिए। इन तमाम चीजों को 2 बार 3 बार आप आराम से देख सकते हैं ताकि किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। ये जो पोस्ट आई है ये होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक और यूनानी मेडिसिन के लिए है। ये 3 कैटेगरी से आप अगर ताल्लुक रखते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अप्लाई करने में सबसे बड़ी बात है कि क्या आप उसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका इसमें देखना पड़ेगा। इसके लिए 4 चीजों को आपको ध्यान देना है कि आपके जो स्पेशल कैटेगरी है या आपका जो स्पेशल सब्जेक्ट है, जैसे होम्योपैथी है, यूनानी है, आयुर्वेदिक है, इसमें आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए। दूसरा ये है कि इंटर्नशिप भी होनी चाहिए। अगर किसी के पास ये नहीं है तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। तीसरी चीज जो है वो बिहार की जो आपकी मेडिकल एजेंसी है, मेडिकल जो ऑर्गेनाइजेशन है, आपका जो डिपार्टमेंट है, वहां पे इसका रजिस्ट्रेशन होता है तो उसमें आपका रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए। ये 3 चीजें यहाँ पे आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इसके अलावा एक चीज और है, एज लिमिट, कि किस एज तक आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। हर कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग एज लिमिट है, तो वो आपको ध्यान में रखना है। जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस मेल के लिए 37 है। 37 एज तक ही आप इसे अप्लाई कर पाएंगे। अगर उससे ज्यादा है तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आप जनरल कैटेगरी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है और आप फीमेल है तो आप 40 साल तक इसे अप्लाई कर सकते हैं। आपकी एज लिमिट 40 साल है। इसमें एक चीज याद रखिए कि अगर आप जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस में मेल है तो 37, फीमेल अगर आप हैं तो आपको 40 ईयर तक का छूट दिया जा रहा है। इसके अलावा ईबीसी और बीसी कैंडिडेट जो है वो 40 साल तक इसे अप्लाई कर सकते हैं। मेल एंड फीमेल एससी एसटी कैटेगरी वो 42 ईयर तक की एज लिमिट यहाँ पे रखी गई है, रखना है। तो ये 4 चीजें अगर आपके पास हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसमें टोटल वैकेंसी जो है वो 2619 है। इसमें 1411 जो वैकेंसी है वो आयुर्वेदिक के लिए है। 706 वैकेंसी ये होम्योपैथिक के लिए है और 502 ये यूनानी कैंडिडेट के लिए है। फॉर्म भरने और सिलेक्शन में जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट डालता है वो आपका डॉक्यूमेंट्स है। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, डिटेल में बताएंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट किस तरह से तैयार करने, क्या क्या चीजें रखनी है, काउंसलिंग के वक्त क्या क्या चीजें आपको लगेंगी और फॉर्म भरते वक्त किन तमाम चीजों को आपकी जरूरत होगी। यहाँ पे ये जान ले कि ये फॉर्म आप 1 दिसंबर से लेकर 21 दिसंबर के बीच में अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप इसे 15 दिसंबर तक भर लें ताकि आपको लास्ट टाइम पे किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। लास्ट मोमेंट पे ऐसा होता है कि वेबसाइट काम नहीं करती है, सर्वर काम नहीं करता है, बहुत सारे आपके डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जो आप तैयार नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से आप फॉर्म फिर नहीं भर पाते हैं। तो ये चीज यहाँ पे आपको याद रखनी है कि फॉर्म आपको 10 से 15 दिसंबर तक फिल कर लेना है। आपको ये जान लेना जरूरी है कि इसमें आपके किस तरह से एग्जाम होना है, कैसे आपका टेस्ट होगा। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना है सीबीटी के थ्रू। 100 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। उस क्वेश्चन में से आपके जितने ज्यादा क्वेश्चन सही होंगे उस हिसाब से ही मेरिट लिस्ट तैयार होगी। इसमें आपका ना तो इंटरव्यू होना है और ना ही मेंस लिखना है, डायरेक्ट आपका 100 नंबर का एग्जाम होगा और उसी के बेस पे आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज ये ध्यान रखनी है कि हर कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग यहाँ पे आपका मेरिट लिस्ट तैयार होगी। कि 100 में से आपको मिनिमम एक मार्क्स लाना होगा, उसके बाद ही आप मेरिट लिस्ट में आएंगे। पहले तो आपको यह है कि 100 में से मान लीजिए किसी कैटेगरी में 32% है, यानी कि 32 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, तभी आपके मेरिट लिस्ट में नाम आ सकता है। जो कैंडिडेट जनरल कैटेगरी में है तो उन्हें 40% मार्क्स लाना होगा, यानी कि 100 में से कम आपका 40 क्वेश्चन सही होना चाहिए, उसके बाद ही आप एलिजिबल होंगे। फिर आपकी मेरिट लिस्ट वहां पे तैयार होगी। दूसरी कैटेगरी है बीसी की, बैकवर्ड क्लास की, तो इसमें 36.5% क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। ईबीसी एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, इसमें है 34% मार्क्स आना चाहिए ईबीसी अगर आप हैं। और इसके बाद एससी एसटी और जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनको 32%। तो
तो यानी कि 32 क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए। आप फीमेल है या फिर SC ST कैटेगरी से हैं, तो SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट और ऑल फीमेल, जितनी भी फीमेल हैं जिस भी कैटेगरी में हो, वो उनका यहाँ पे 32% है। 32 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। इसके अलावा एक चीज यहाँ पे बता दूं कि कितनी फी लगनी है जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे। जनरल कैटेगरी EWS BC EBC मेल कैंडिडेट को 500 रुपए पे करने होंगे। इसके अलावा जितनी भी कैटेगरी है उसमें 250 रुपए पे करने हैं। उसमें महिला सारी आती हैं, महिला किसी भी कैटेगरी में, फीमेल किसी भी कैटेगरी में हो तो उन्हें 250 रुपए पे करने हैं। तो ये आपको फॉर्म भरते वक्त पेमेंट लगनी है। इसके अलावा जो बैंक का चार्ज होगा वो अलग से होगा, तो उस चीज का आप ध्यान रखें। आपके सिलेक्शन होने के बाद पर मंथ आपको 32,000 रुपए मिलेंगे, वो किसी भी कैटेगरी के हो। यहाँ पे बराबर है, यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है जनरल, SC ST OBC या इस तरह का कुछ भी नहीं है। आप फॉर्म भरने से एग्जाम देने तक ही आपकी कैटेगरी है, उसके बाद ये कैटेगरी खत्म हो जाती है। पेमेंट आप तमाम को सेम ही मिलेगी, तो 32,000 यहाँ पे आपको पर मंथ मिलना है। इसके बाद हम बात करेंगे कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने हैं। तो अभी तक आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है उसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन आपके पास होना चाहिए। 10th से लेकर लास्ट तक जितना भी आपने पढ़ाई किया है, एजुकेशन आपने ली है, हायर एजुकेशन में जो कुछ भी है सारा डॉक्यूमेंट होना चाहिए। इसके बाद आपके पास मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपका अपना होना चाहिए, क्योंकि आपको जो भी मैसेज मिलेगा वो इसी पे जाएगा। तो एक्टिव मोबाइल नंबर रखिएगा और एक्टिव ईमेल आईडी भी आपको रखना है। दूसरी चीज कि ये जो आपका बैचलर डिग्री है इसके अलावा रजिस्ट्रेशन है, और उसके अलावा इंटर्नशिप के जो डॉक्यूमेंटेशन है ये भी आपको लगना है। डेट ऑफ बर्थ के लिए आपका 10th का मार्कशीट चलेगा। आप अपने पहचान के लिए आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर पासपोर्ट, ये सारी चीजें आपको रखनी होगी। पासपोर्ट साइज फोटो इसमें लगना है, और आप कोशिश कीजिएगा कि 10 के आसपास फोटो खिंचा कर रख लीजिए, क्योंकि आपको वक्फे वक्फे से इसका काम आएगा। जब आपकी काउंसलिंग होगी, फाइनल डॉक्यूमेंटेशन का वेरिफिकेशन होगा, तो उसमें भी इसकी जरूरत पड़ने वाली है। ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, इन तमाम डॉक्यूमेंट्स का आप एक जीरोक्स कराकर अलग से इसकी 2 कॉपी बना लीजिएगा, क्योंकि एक कॉपी आपकी जब काउंसलिंग होगी तो उस वक्त वहां पे लगेगी, और एक आपको अपने पास भी रखना है, ताकि आप किसी तरह का बाद में दावा करना चाहें तो वो उसे आराम से कर सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन में आप जब जीरोक्स करवाएंगे तो ये ख्याल रखिएगा कि जो फॉर्म आपने अप्लाई किया है, जो फॉर्म आप भर रहे हैं, उसकी भी फोटोकॉपी उसके साथ होनी चाहिए। इसके अलावा आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आता है वो आपका कास्ट सर्टिफिकेट। दूसरी चीज है डोमिसाइल। ये 2 इंपॉर्टेंट चीज है जो इसमें डिटेल में बताया है कि इसको किस तरह से रखना है। तो आप जिस भी कैटेगरी में है, अगर EWS कैटेगरी में है तो आपको वो दिखाना पड़ेगा, और EWS कैटेगरी उसी वक्त लागू होगा जब आपका डोमिसाइल बिहार होगा। ये जितनी भी कैटेगरी है ये सिर्फ और सिर्फ बिहार के कैंडिडेट के लिए है। EWS SC ST OBC जो भी है, ये सारे सिर्फ और सिर्फ बिहार के जो कैंडिडेट हैं उन्हीं पे लागू होता है। अदर स्टेट के कैंडिडेट जनरल कैटेगरी, अनरिजर्व कैटेगरी में ही काउंट किए जाएंगे। ऐसी लड़कियां जिनकी शादी बिहार में हुई है, क्या वो डोमिसाइल के कैटेगरी में आते हैं अपने पति के ऊपर? तो नहीं। यहाँ पे ये याद रखिए कि आपका जो डोमिसाइल है वो आपका जो एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस, जो आपके पिता का है, जो आपके फादर का है, जो आपके वालिद का है, वही माना जाएगा। आपके पति के उस हिसाब से नहीं माना जाएगा। दूसरी चीज यहाँ पे आपको ये ध्यान देनी है कि EWS कैटेगरी, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के जो महिला है, जो शादीशुदा जो महिला है, तो उनका जो इनकम होगा वो उनके पति के हिसाब से बनेगा। जहां पे वो पति रहते हैं, जिस एरिया में है, वहां उस हिसाब से वो बना है, तो वहां का जो भी ऑफिस है वहां से आप उसको बनवा लीजिएगा। लेकिन आपका जो डोमिसाइल होगा वो आपका डोमिसाइल आपके वालिद साहब, आपके फादर, आपके पिता का जो परमानेंट एड्रेस है उसी के हिसाब से चलेगा। तो बिहार में आप कहीं भी रहें, लेकिन आपका इनकम जो है आपके फादर के हिसाब से नहीं चलेगा, आपके पति के हिसाब से चलेगा। तो विवाहित महिला, मैरिड फीमेल के लिए ये सारी चीजें यहाँ पे रखी गई। SC ST और BC EBC कैटेगरी के लिए आप अगर क्लेम कर रहे हैं तो उसकी भी सर्टिफिकेट होनी चाहिए, और उसके साथ डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको रखना है। EWS कैंडिडेट अगर है तो उसमें आपको इनकम सर्टिफिकेट भी दिखानी होगी। फॉर्म भरने से पहले आपको अपना डॉक्यूमेंट पूरा तैयार कर लेना है। फी पेमेंट वगैरह की तो उतनी बात नहीं है, लेकिन जो कास्ट के लिए क्लेम करना चाहते हैं तो अपनी कास्ट सर्टिफिकेट आप तैयार कर लें। ऐसा ना हो कि बहुत पुरानी हो, एक्सपायर्ड हो, वो वाली लगा रहे हो। आप करंट वाली अगर आपके पास नहीं है तो करंट वाली आप तैयार कर लें। इसके अलावा आपका मोबाइल नंबर सही होना चाहिए, चूंकि उसी पे आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। आपका ईमेल आईडी आपके पास होना चाहिए। कि इन तमाम सीट्स में
फीमेल कैंडिडेट के लिए कितनी सीट्स है, तो बिहार राज्य के हिसाब से, जो बिहार स्टेट के हिसाब से यहाँ पे जो रूल है, जो उसका क्राइटेरिया वो ये है कि 35% जो सीट्स है वो फीमेल कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। उसमें हर कैटेगरी के हिसाब से होगा कि हर कैटेगरी में कितनी सीट है, उसके बाद वहाँ पे फीमेल जो है उनका, तो 35% जो सीट्स है वो फीमेल कैंडिडेट के लिए, इसको याद रखें। और बाकी जो सीट बची हुई है वहां पे मेल कैंडिडेट है और उसमें फिर कैटेगरी वाइज सारी चीजें चलेंगी, तो इस बात को भी याद रखें। तो आपको इंतजार नहीं करना है कि आपका जब सिलेक्शन होगा तब आपको ये डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं, बल्कि आपको फॉर्म भरने से पहले ही सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रख लेने हैं। तो उसमें सबसे पहले आपका जो फॉर्म फिल किया है उसको आप PDF आप अपने पास रख लीजिएगा। इसके अलावा जब बाद में आपको एडमिट कार्ड मिलेगा तो वो एडमिट कार्ड आपको रखना है। इसके अलावा आपके पास जो फोटो आपने फॉर्म भरते वक्त वहां पे अपलोड किया है उस फोटो की आप एक्स्ट्रा 10 कॉपी 5 कॉपी इस तरह से रख लीजिएगा, ये बाद में आपके काम आने वाली है। यहाँ पे सिर्फ 2 कॉपी की बात की जा रही है कि 2 फोटो पासपोर्ट साइज फोटो होने चाहिए, लेकिन आपको और ज्यादा रखना है क्योंकि आगे आपके फिर 5 फोटो लगेंगे, तो आपके फोटो सेम होने चाहिए। आप कोशिश कीजिए किसी बीच में उस फोटो को तैयार कर लीजिए, खिंचवा कर रख लीजिए, 10 फोटो कम से कम रख लीजिए ताकि आपको बाद में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। आपका सिग्नेचर भी चाहिए, आपका फोटो भी चाहिए, फोटो आपका कलर्ड प्रिंट आउट होना चाहिए। कलर के अलावा चश्मा वगैरह चेहरे पर नहीं होना चाहिए, आंख खुली होनी चाहिए, टोपी या इस तरह की कोई चीज भी नहीं होनी चाहिए। आपका फोटो क्लियर होना चाहिए, चश्मा नहीं रखिएगा, टोपी या फिर उस तरह की कोई चीज जो है सर पे नहीं होनी चाहिए, क्लियर फोटो होना चाहिए। ये सारी चीजें यहाँ पे बताई गई है। आपका जो फोटो होगा और आपका फोटो और फिर सिग्नेचर जो आप करेंगे उसे JPG फॉर्मेट में ही रखिएगा। और एक बात याद रखें कि इन तमाम चीजों को इकट्ठा करने के बाद अगर फॉर्म में किसी तरह की गड़बड़ी कर देते हैं आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये जो पोस्ट निकाली गई है ये 11 महीने तक के लिए ही एप्लीकेबल है। 11 महीने के बाद फिर बिहार गवर्नमेंट या फिर मेडिकल जो आपकी एजेंसी है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो डिसाइड करेगी कि फिर आपको और आगे एक्सटेंशन दिया जाए ना दिया जाए। लेकिन इसमें अगर आपको बढ़ाया जाएगा तो वो 60 ईयर तक ही बढ़ाया जा सकता है। कुछ सिचुएशन में 64 ईयर तक ही आपकी जॉब जा सकती है। जनरली यही देखा गया है कि जब वैकेंसी एक बार आपकी हो जाती है तो उसके बाद फिर आपको एक्सटेंशन वगैरह मिलता रहता है। चूंकि गवर्नमेंट को ज़रूरत होती है कैंडिडेट की, तो बार बार एग्जाम कराना और फिर रिक्रूट करना ये बहुत परेशानी होती है, डिले होता है, लोगों की कमी हो जाती है, जिसके वजह से आपका एक्सटेंशन वगैरह बढ़ता रहता है। इससे पहले जो वैकेंसी आई थी और उसमें जितने कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे तो उन्हें एक्सटेंशन दे दिया गया और लगभग वो 12 साल 14 साल तक वो उस पोस्ट पे रहे। उसके बाद फिर परमानेंट पोस्ट आई, वहाँ उन्होंने अप्लाई किया और बहुत सारे लोगों का उसमें हो गया। तो अभी फिलहाल ये गवर्नमेंट कह रही है कि 11 महीने तक ही है, उसके बाद ये इसे एक्सटेंशन भी आपको मिलता रहे। तो आप फॉर्म भरने से पहले तमाम चीज़ों को अच्छे से देखिए, 2 बार 3 बार आराम से सारी चीज़ों को समझ लीजिए। कुछ चीज़ें अगर आपको समझ में नहीं आ रही हैं तो कमेंट में आप आराम से पूछ सकते हैं, उसका जवाब मिल जाएगा। या अगर यहाँ से आप सेटिस्फाइड नहीं है तो इसका PDF लेकर 5-6 पेज का वो पूरा डॉक्यूमेंट है, उसको एक मरतबा फिर से आप जाएं, आप तमाम आराम से पढ़ लें 1 बाय 1। पढ़ने के बाद ही आप फॉर्म अप्लाई करेंगे। अगर आपको इसमें कुछ भी कंफ्यूजन है, किसी भी तरह का चीज़ है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जाएं एक मरतबा फिर से खुद से आप PDF जो है उसे पढ़ लें ताकि आपके पास कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि PDF जाकर एक मरतबा पढ़ लीजिएगा। जो कुछ मुझे समझ में आया वो मैंने आपके सामने रख दिया है, और अगर कुछ सवाल हो तो आप कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।